गुलाबी नगरी की सुंदरता यूं तो हर किसी का मन मोह लेती है, लेकिन इस सुंदरता के पीछे भी एक सच्चाई है। वो सच्चाई है कचरा और कचरे बीनने वाले बच्चे। ऐसे बच्चे जो पढ़ाई से बहुत दूर होते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए भी कोई है जो कुछ करना चाहता है। महिला दिवस पे हम आपको एक ऐसी ही महिला से मिलाएंगे जिसने इन बच्चों के नाम अपनी पूरी जिंदगी कर दी और अपनी जिंदगी से इन बच्चों की ना जाने बेरंग जिंदगी में कितने रंग भर दिए। इस समय हम सेवा भारती स्कूल की दहलीज पे खड़े हैं और इस दहलीज के भीतर जाते ही ना जाने कितने बच्चों की जिंदगी में रंग भर गए, कितने बच्चों की जिंदगी संवर गई। और इन सब के पीछे सिर्फ एक ही नाम है, वो है विमला कुमावत। विमला कुमावत ने अपनी पूरी जिंदगी इन बच्चों के नाम कर दी। इस स्कूल में 300 से ज़्यादा बच्चे आते हैं और यहाँ पढ़ाई करते हैं, और ये बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में पढ़ाई ना करने के लिए इन पर प्रेशर डाला जाता था, लेकिन सिर्फ विमला कुमावत जी की एक प्रयासों से ये बच्चे आज यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ कौन रहता है और किसकी वजह से आप लोग यहाँ हो? दादी की वजह से। दादी की वजह से। कैसे आए यहाँ पे? हम रोडों पे खेलते थे, जब हम 5 बहन भाई थे तो किराए से रहते थे, वहाँ पे रोड पे खेलते थे। दादी आती थी इसको सामान लेने, तो हमें रोज़ देखती थी कि इनके माँ बाप कहाँ हैं, ये पढ़ते क्यों नहीं है। फिर एक दिन मम्मी पापा को पकड़ा कि आप इन बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं, इनको भविष्य क्यों नहीं बनाते। तो मैंने बोला, वो पापा ने बोला कि हम तो काम पे चल जाते हैं, इनको कौन संभालेगा, बड़ी बहन इनको संभालती है असवल। फिर दादी ने कहा कि बड़ी बहन भी पढ़ लेगी और इनको भी पढ़ा लेगी। जब छोटा भाई 3 महीने का था तो उन वहीं पे ले जाके पढ़ती थी। तो छोटा भाई कभी लैट्रिन कर देता था, कभी सुसु कर देता था, तो दादी बोली जल्दी से जाए, इसे धुला के ला। फिर हम धीरे धीरे 5वीं तक पढ़े। फिर पापा गांव ले गए, फिर दादी को हम दिखे नहीं थे 3-4 दिन तक। फिर दादी ने कहीं से कांटेक्ट किया कि वो बच्चे कहाँ गए। फिर दादी ने फ़ोन किया, फिर पापा ने बताया कि पापा ने हमारी शादी कर दी थी। फिर दादी ने मुझे बुलाया कि आप बड़ी को तो वहीं रख लो, छोटी को तो हमें भी मैं पढ़ा लूँगी और इस बड़े वाले भाई को मैं पढ़ा लूँगी। लेकिन दादी के पास मैं रहती हूँ और बड़ा भाई भी पापा के पास रहता है कमरे पे। अभी थोड़े दिन पहले मेरी सास मर गई थी, तो फिर मैं खूब रोई कि मैं नहीं जाऊँगी। फिर उस समय फिर घर वाले भी रोने लग गए, तू हमारा नाम क्यों बर्बाद कर रही है, तू चल जा, फिर तेरे को जितना पढ़ लेना। फिर मैं वहाँ पे गई, फिर वहाँ पे भी दादी को ताने मिले, इसके तो कीड़े पड़ेंगे, ये कैसी माँ है, बेच दी अपने इनके माँ बाप ने तो इस छोरी को बेच दिया। अब क्या चाहते हो? दोबारा वहाँ जाना चाहती हो या? अभी मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती, मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ और मुझे डॉक्टर बनना है। ये इस किताब का एक पन्ना है जो इसने सुनाया, लेकिन ऐसे ना जाने कितने पन्ने हैं जो इस स्कूल के अंदर है, जिनकी कुछ ऐसी ही कहानियां हैं, जिनकी ज़िंदगी को संवार रही हैं विमला कुमावत। बस ऐसी ही ज़िंदगी से आज हम आपको रूबरू कराएंगे और अंदर लेके जाएंगे और पूरी कहानी बताएंगे विमला कुमावत की। इन लोगों की दादी की धड़कन है ये बच्चे, और इन बच्चों की धड़कन है इनकी दादी। कौन सा गाना गाना चाहोगे अपनी दादी के लिए? तू कितनी अच्छी है। गा के बताओ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। इन बच्चों की गाने से इनकी आंखों में इनके एहसास झलकते हैं कि कितना सम्मान है, कितना प्यार है इनकी दादी के लिए। विमला जी, आपकी आंखों में भी आंसू आ गए बच्चों के गाने को सुन के। मुझे इन बच्चों से इतना लगाव है कि मैं आपके पास, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। 34 बच्चे हैं, यहीं रहना खाना, वैसे स्कूल के पूरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, और 34 बच्चे हैं जो मेरे पास ही रहते हैं। पर वो बच्चे मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे अपने हैं। वैसे सभी बच्चे अपने ही हैं, पर उनसे थोड़ा विशेष लगाव है। सभी बच्चे बहुत प्यारे हैं। यहाँ आप जो भी पढ़ने आते हैं उनमें भी इतना लगाव है विद्यालय के प्रति। वो सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। यहाँ विद्यालय में एक भी पैसा किसी चीज़ का नहीं लगता, निःशुल्क चलता है, और सब बच्चे बहुत मन लगा के पढ़ाई करते हैं। इसमें लड़कियां भी बहुत, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा भी अच्छी हैं, कई लड़के भी बहुत अच्छे हैं, पर लड़कियां करीब करीब सभी अच्छी हैं। कैसे इस सफ़र की शुरुआत हुई? अगर शुरुआत की बात करें तो कैसे सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए, इन बच्चों के लिए भी सोचा जाए, क्योंकि अक्सर कोई नहीं सोचता बच्चों की इस तरह, इनकी पढ़ाई को कोई विशेष तवज्जो नहीं देता। क्या हुआ था ऐसा जिसके बाद ये आपने निर्णय लिया कि इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए? मैं देखा करती थी कचरा बीनने वाले बच्चों को, तो उनको देख के मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैं बस्ती के नज़दीक ही है मेरा जो रहने का निवास था, तो मैं लगातार देखती रहती कि किस कंडीशन में बच्चे हैं। एक धन प्रकाश सज्जन पुरुष हैं, बहुत माननीय धन प्रकाश जी त्यागी, उन्हीं की प्रेरणा से चालू हुआ था। तो आज के ये 15वीं साल है, और आज के इतने सालों पहले 5 बच्चों से चालू हुआ था। वो बच्चे आज मैं देखती हूँ, आज वो कॉलेजों में, महारानी कॉलेज में हैं 2 बच्चियाँ, एक बच्चा कॉमर्स कॉलेज में है, सेकेंड ईयर का विद्यार्थी, एक बच्ची आइरिस कॉलेज में है, एक बच्ची अम्बेडकर कॉलेज में है, एक बच्ची 2 बच्चियाँ ज्योतिबा फुले कॉलेज में हैं, और एक बच्ची वही कचरा बीनने वाली नर्सिंग कर रही है धनवंतरी कॉलेज से। वो सेकेंड ईयर की विद्यार्थी है, वो भी बहुत अच्छी है। वही उसी परिवार से वैसे ही कचरा बीनते बीनते आज वो कहाँ पहुँच गई। तो उसे देख के मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को कैसी भी परिस्थिति हो, अगर जुनून है उसके अंदर तो वो मंजिल को पार कर जाता है। अगर जुनून नहीं है और लक्ष्य की कामना नहीं करता तो वो आदमी कुछ नहीं कर सकता। लक्ष्य निर्धारित कर लो और जुनून जिसके अंदर है वो आगे पहुंच जाता है। अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में कई परेशानियां भी सामने आई होंगी, क्योंकि ये सफ़र इतना आसान भी नहीं रहा होगा, क्योंकि परिवारों को मनाना, क्योंकि बिल्कुल पढ़ाई से इन लोगों का कोई वास्ता नहीं होता, ऐसे में बच्चों को वहाँ से लेके आना, यहाँ पढ़ाना, परिवार ने भी काफ़ी विरोध किया होगा, समाज ने भी विरोध किया होगा। कितनी मुश्किलें आई थी? मुश्किलें तो काफ़ी कुछ आई थी, बहुत ज़्यादा आई थी। मैं मतलब कह नहीं सकती कि कितनी आई थी। मेरे पास इतनी बातें हैं कि कहने में समय पूरा दिन लग जाए पर बातें पूरी नहीं हो सकती। कि इतनी संघर्षपूर्ण जिंदगी रही शुरू में,
पर धीरे धीरे अब मुझे ऐसे लगने लग गया कि मैंने 14 साल में 14.5 साल में ये देखा है कि ईश्वर बिल्कुल सामने है। सत्य बात है कि मन अगर अपना दिल अंदर से सही है और दिल में कोई कपट नहीं है तो ईश्वर इतनी मदद करता है कि सोच नहीं सकते। तो ईश्वर ने काफी कुछ मदद करी। जो मैंने सोचा वो हो गया, जो मैंने चाहा वो हो गया। ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि ईश्वर ने बहुत कुछ किया। ईश्वर अपन चाहें, अपन मेहनत करें और अपने पास लगन है, मेहनत है तो ईश्वर इतना साथ देता है कि सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, अगर इच्छा अच्छी हो, सच्ची हो, दिल में सच्चाई हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं और आप अपने मुकाम को पा सकते हैं। और ऐसे में अगर दिल में एक आस हो कि लोगों की भलाई करनी है, आम जनता की भलाई करनी है, तो उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर भी साथ देता है। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला। विमला जी, कैसे ये बच्चे कहाँ मिलते हैं, कैसी स्थिति में मिलते हैं, कैसे उन्हें उस वक्त आप संभालते हैं? ये 2 बच्चे हैं जो एसएमएस के बाहर भीख मांगा करते थे। तो वैसे तो ये शंकर सेवा धाम में इनकी माँ है, पर अपाहिज, वो उठ नहीं पाती बिस्तर से, वहीं पोटी वगैरह वहीं जाना करना। ये बच्चे यहाँ क्योंकि वहाँ पेरेंट्स मतलब ऐसी एज के रहते हैं और इस कंडीशन में रहते हैं, अपाहिज मेंटली वो रहते हैं, वहाँ बच्चों का नहीं बैठ सकता। तो बच्चे यहाँ हैं। वो भाई साहब प्रहलाद जी भाई साहब यहाँ छोड़ गए थे। 4 बच्चे वहाँ के हैं, पर ये 2 हैं जिनके तो कोई भी नहीं है। 2 हैं जिनके वो अपाहिज माँ है बस, और 3 बच्चे यहाँ के हैं जिनके कोई भी नहीं है, अनाथ है, माँ बाप नहीं है। वो कहाँ मिले थे? वो तो ये वाल्मीकि समाज के हैं। और भी जैसे यहाँ कितने बच्चे हैं अभी जो आपके पास रहते हैं, जो दिन रात यहीं आपके पास रहते हैं? बाकी स्कूल में कितने हैं? स्कूल में 275 यहाँ हैं। 125 बच्चे बक्सा वाला है। ये 400 बच्चों का विद्यालय चलता है 2 जगह पर। यह विद्यालय में एक नया पैसा किसी बच्चे से नहीं लिया जाता। कॉपी किताब, रूल, रबर, ड्रेस, बैग, जूते, मोजे सभी निःशुल्क विद्यालय की तरफ से दिए जाते हैं। कुछ भी बच्चे तो आ जाएं ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, नहीं तो इनको ले लेके आना पड़ता है। ज़्यादातर बच्चे कचरा बीनने वाले, कोई झाड़ू बनाने वाले, कोई सब्जी बेचने वाले, मतलब ऐसे हैं जिन्होंने कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा, ऐसे बच्चे हैं। और हम लेते ऐसे हैं जैसे कोई पेरेंट्स आए नाम लिखाने के लिए तो हम पहले ऐसे कहते हैं सरकारी विद्यालय में जाओ तो वहाँ तुम्हें किताबें फ्री मिलेगी, तुम्हारी फीस नहीं लगेगी। तो वो ऐसे कहते नहीं जी हमारे बच्चे, हमारे पास कॉपी भी नहीं है, ड्रेस भी नहीं है, वो भी नहीं है, हम तो यहाँ पढ़ाएंगे। तब जाते लेते हैं, तब हमारे पास 400 हैं, नहीं तो बच्चे बहुत हो जाते हैं। जगह नहीं है, यहाँ जगह की कमी है। और 34 बच्चे हैं, 34 बच्चे हैं जो यहाँ रहते हैं। वो वही बच्चे हैं, उसी कैटेगरी के, उसी तबके के बच्चे हैं जो शुरू से जो इस विद्यालय से जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। 8वीं के बाद उनको फिर दूसरे विद्यालय में पढ़ाया गया। आज 2 बच्चे महारानी कॉलेज में पहुंच गई। एक बच्चा कॉमर्स कॉलेज में बीकॉम सेकेंड ईयर का विद्यार्थी है। एक बच्चा बीकॉम का फर्स्ट ईयर का आइरिस में बच्चा जाता है। एक बच्ची अंबेडकर कॉलेज में है। एक बच्ची यहाँ है ज्योतिबा फूले कॉलेज में है। 7 बच्चियाँ गांधीनगर गर्ल्स स्कूल में जाती हैं। 11 बच्चे त्रिवेणी पब्लिक स्कूल में जाते हैं। पर त्रिवेणी पब्लिक स्कूल वाले बेचारे वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने आधी फीस कर रखी है। फिर भी 1-2 बच्चे तो वैसे ही फीस भी आधी फीस भी मुश्किल हो जाती है। तो वो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस विद्यालय के प्रति। और 2 बच्चे हैं जो केएमडी में जाते हैं बरकत नगर। 3 बच्चे आदर्श विद्या मंदिर जय जवान कॉलोनी में जाती हैं। इतने बच्चे यहाँ से दूसरे विद्यालयों में पढ़ते हैं। पूरा खर्चा विद्यालय वहन करता है। और आज वो बच्चों को मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि वही छोटे छोटे बच्चे हैं जो आज कहाँ पहुँच गए। 2 बच्चे हैं, वो कहती है हमें डॉक्टर बनना है।
तो मुझे बहुत खुशी होती है कि एक बच्ची आर्टिस्ट बनना चाहती है, 2 बच्चियां डॉक्टर बनना चाहती है, एक बच्ची आईएएस बनना चाहती है, कोई एक बच्ची कहती है मैं आरएस बनूंगी। तो बच्चियां अपने अपने कर रही है। 2 बच्चियां कहती है हम ड्रेस डिजाइन का कोर्स करेंगे। तो मुझे भी खुशी होती है भाई चलो अच्छा है। 1-2 बच्चे हैं जिनको सिलाई का कोर्स करवा रहे हैं, 2 बच्चों को सिलाई का कोर्स करवा रहे हैं। वो रेमंड्स के शोरूम पे उनको वहाँ भेज रखा है। मैं ये चाहती हूँ ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, उसी दलदल में वापस नहीं चले जाएं। बस यही मेरा प्रयास है। प्रयास मेरा क्या है, आप सभी समाज का, सभी लोगों का है। ईश्वर साथ है, मुझे और क्या चाहिए। वो तो कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जाने मंजिल की ओर, लोग आते गए कारवां बनता गया। तो ये मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि इतने लोग आते हैं, इतने लोगों का यंग बच्चे, लड़कियां, लड़के आते हैं। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि आज वो बच्चे सब साथ साथ चल रहे हैं। तो चलने में कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ तो मैं 1000-1000 रुपए के लिए ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करती थी, ईश्वर कहाँ से पैसा आएगा, कैसे होएगा, कैसे नहीं होगा। आज मुझे इतनी दिक्कत नहीं आती है। आती जरूर है कर, ये दिक्कत तो चलती रहेगी, ये तो चलती रहनी चाहिए, पर आती जरूर है, पर हल होती जाती है। मेरी परिस्थिति इतनी खराब है जितनी किसी की होगी नहीं। मेरे को मेरी मम्मी ने पढ़ने के लिए मना कर दिया था, घर में काम करवाती थी, मतलब कि शराब पीती थी मम्मी। सबकी जिंदगी खराब हुई थी हमारी। मेरी छोटी बहन भी है, उसके लिए मम्मी ने कहा था उसको तो मैं गोद में दे दूंगी। मेरी बहुत टेंशन होती थी उसकी। तो मैंने दादी से रिक्वेस्ट की कि दादी इसको, मेरी बहन को बुला लो। तो दादी ने बोला ठीक है बुला लूंगी, लेकिन दादी ने कहा कि यहाँ पे जगह भी तो नहीं है। फिर मैंने बोला दादी कैसे भी करके बुला लो। दादी ने फिर उसको यहाँ पे बुलाया, फिर उसको रखा। मेरे को मना करती थी मम्मी, क्या करेगी तू पढ़ लिख कर। फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, हर करके फिर मैं मम्मी कैसे न कैसे मेरे को यहाँ पे लिए के आ गई। लेकिन अब मेरी इच्छा नहीं होती बिल्कुल वहाँ पे जाने की। तब भी जहाँ पे जाती हूँ तो मेरी कोई भी दिन अच्छा नहीं जाता मेरा। इस बार दिवाली पे घर पे गई, वही हाल था। कौशल भैया को भी ऐसे एक दिन मम्मी यहाँ पे कौशल भैया पढ़ने आते थे, तो कौशल भैया घर पे मतलब 3-4 दिन तक वो स्कूल नहीं आए। तो मम्मी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाएगा तो स्कूल। उसके बाद दादी ढूंढी उसको, कई बार ढूंढी, कौशल नहीं आता स्कूल। तो सब टीचर से मना कर दिया कि तो उसको कई महीने हो गए नहीं आ रहा वो। तो फिर एक दिन कौशल भैया नाले में मिल रहे थे कचरा बीनते हुए। फिर दादी ने उनको पकड़ा कि तू यहाँ स्कूल क्यों नहीं आता। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे वैसे कल से आ जाऊँगा। उन्होंने बोल दिया कल से आ जाऊँगा। फिर वही 3-4 महीने हो गए, फिर भी नहीं आते थे वो। फिर दादी फिर घर पे आ गई, फिर ले गई भैया को लेके आ गई यहाँ पे छात्रावास में। तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं ये नहीं जाएगा, ये तो काम करेगा, मेरी सरदा नहीं है, ऐसे वैसे मम्मी ने कहा। तो दादी को पता था कि इसकी ज़िंदगी क्या है, क्या नहीं होगा, ऐसा क्या होगा। वो कौशल भैया को यहाँ पे लेके आ गए थे। फिर थोड़े दिनों बाद मेरे पिताजी ख़त्म हो गए। फिर मैं भी अकेली वहीं पे रहती रही। मम्मी की हालत देख के फिर मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मम्मी इस तरीके से मेरे को मारती थी। घर का काम ही काम करवाती थी, मैं खुद ही घर का काम करती थी, और मम्मी बस यूँ ही शराब पीने का काम था बस। फिर कैसे न कैसे मैं यहाँ पे आ गई और फिर मेरी ज़िंदगी बन गई। फिर दादी ने भी मेरे को समझाया कि आज के बाद तू मत जाना, तेरे को पता है तू जाएगी तो तेरे साथ क्या होगा। फिर दादी ने कहा कि अब तू पढ़ाई में ध्यान दे और तू भी सिलाई का कोर्स या फिर कुछ जो बनना चाहती है ना वो मैं तेरी पूरी करूँगी। अब आगे क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? क्योंकि अब यहाँ पे तुम पढ़ाई कर रही हो, दादी पढ़ा रही हैं तुम्हें, अब आगे क्या करना चाहते हो? और अपनी बहन को कैसे लेके आना चाहते हो, कैसे उसके लिए क्या करना चाहते हो? आगे वो तो आ गई, लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बन के अपनी खुश देश की सेवा करूँ। जो दादी काम कर रही है उसको मैं आगे बढ़ाती रहूँ। शमशान घाट के पास में कच्ची बस्ती थी, वहीं पे हम रहते थे। ऐसे जगह थी वहाँ पे
छोटे छोटे प्लाट बना रखे थे हमने, झोपड़ियाँ ऐसी ऐसी, तो वहाँ पे रहते थे। कचरा बीनने का काम था हमारा, कचरा बीनने जाते थे। फिर एक दिन दादी आई तो दादी बोल रही थी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ट्रॉफियाँ दूंगी। हमें ट्रॉफियों का लालच दे के एक दिन ले गई। फिर हमने सोचा नहीं जाए, अब तो क्या है, एक एक ट्रॉफी देती है, हम नहीं जाएंगे। फिर धीरे धीरे ऐसे लालच बढ़ता गया, एक ही जगह 2 देती दादी, फिर पढ़ाती देती, तो हमको अच्छा लगता था कि ट्रॉफियाँ खाना, तो फिर हम जाने लग गए। फिर दादी ने बोला कचरा मत बीना करो, एक मत करा करो। तो फिर हम बीनते थे, माँ बाप को चाहिए होते थे पैसे, तो हम पहले पढ़ने जाते, फिर उसके बाद में घर से जाते तो कचरा बीनने जाते थे, फिर उससे पढ़ाई करते। अब ऐसा लगता है वो ज़िंदगी हमारी बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम वहाँ पे रहते थे, कचरा बीनते थे, हम वहाँ पे जाने का मन नहीं करता, हमारा यहीं पे रहते हैं, दादी के साथ रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं हम। हमें बिल्कुल घर की याद नहीं आती। और यहाँ पे इतने सारे बहन भाई रहते हैं, हम 33 पूरे, एकदम पूरे परिवार के साथ परिवार की तरह रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। दादी के लिए तो कोई शब्द नहीं है जो मैं बोल पाऊँ। क्या लगता है वो ज़िंदगी कैसी थी और अब बिल्कुल ज़िंदगी बदल गई, और अब बहुत सारे सपने हैं आपके भी, अब पढ़ने जाते हो, अब बहुत चीज़ सोचते हो मैं ये बनूंगी, मैं ऐसे करूंगी, तो क्या लगता है कि वो एक कितना बड़ी एक चेंज आया ज़िंदगी में वहाँ से? बहुत ऐसे लगता है कि उसको हम बयान नहीं कर पाते कि वो चीज़ क्या थी। इस चीज़ से हम उठ के यहाँ पे आ गए तो बहुत अलग लग जाता है। जैसे कोई अंधेरे में से उजाले में आता है तो उसको रोशनी का पता नहीं होता है कि रोशनी क्या होती है, तो वैसे ही हमें जैसे अंधेरे में से उजाले में आए हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे डॉक्टर बनना है और मैं बनूंगी, क्योंकि मेरे पास दादी का आशीर्वाद है पूरा। ये हौसला